बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहने खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनके ऊपर मुसलसल अपडेट भी हम आपको कर रहे हैं, चाहे वो उस्मान मिर्ज़ा का केस हो, चाहे वो नूर मुक़द्दम का केस हो। वो यहाँ की होने वाली हर रोज़ की जो एक अपडेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे आपको आगाही दें। सियासी मंजरनामा हो या फिर कुछ दीगर ख़बरें, उनसे हम आपको आगाही देते रहते हैं। आज का प्रोग्राम हम फोकस करेंगे कुछ सामने आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है नूर मुक़द्दम की, एक इंतहाई शर्मनाक इंकशाफ इस रिपोर्ट पे जिस पर शुरू से बात की जा रही थी। और कई ऐसे नाम नहाद सहाफ़ी भी हैं जिनका कहना ये था कि ये दावे भी गलत हैं और जो कहा जा रहा है वो दुरुस्त भी नहीं है। और कई लोगों ने एक हद तक जब नूर मुक़द्दम के वजूद को मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के घर में से बरामद किया गया तो यकीनन इसके ऊपर भी कई सवालिया निशान जो हैं वो उठे। मौशरा दो तरह की राय में तकसीम हुआ कि लड़की का कसूर ये है कि वो क्यों वहाँ पर मौजूद थी, वालिदैन का कसूर ये है कि उन्होंने चेक क्यों नहीं किया कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं अपने बेटे को जानते हुए वो लड़की को बचा नहीं सके। और इसी तरीके से मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र किस किस्म के किरदार का इंसान है ये भी खुलकर सामने बात आई। उसके साथ साथ एक बड़ा वायरल मामला रहा उस्मान मिर्ज़ा की तरफ से लड़की लड़के पर तशद्दुद केस का। तशद्दुद केस के हवाले से बहुत सी बातें हुई, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तमाम मामला आया ही तब मंजर आम पर कि जब वो एक मखसूस वीडियो जो है वो वायरल हुई तशद्दुद की। उस वीडियो को वायरल करने के पीछे कौन लोग थे, किसने उस वीडियो को वायरल किया और इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी क्या किया उस्मान मिर्ज़ा ने, उसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उसके साथ साथ मरियम सफ्दर जिनके बेटे जुनैद सफ्दर की निकाह है, शादी है, इस हवाले से ऑब्वियसली सोशल मीडिया की भी बात करें हम और आम टेलीविज़न चैनल्स की भी बात करें तो कहीं पर शादियाने बज रहे हैं और कहीं पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। एक तरफ तो मरियम सफ्दर ये कहती हैं कि वो इस हुकूमत से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मांगेंगी, तो दूसरी तरफ वो क्या कर रही हैं उस पर हम आपको आगाही देंगे। सो ओवरऑल ये हमारे प्रोग्राम का एक ओवरव्यू है जो हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। और हमारे वो देखने वाले कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पर्सनली हमारे लिए जो है वो पैगाम भी छोड़ा। आपके मैसेजेस, आपकी एप्रिसिएशन, आपकी तनकीद बराए इस्लाह हम तक पहुंचती रहती है और तनकीद बराए तनकीद के जुमले भी हम तक आते रहते हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया और हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा सकें, लेकिन उसमें आपकी राय की बहुत अहमियत रहेगी। बात का आगाज़ कर लेते हैं उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से। उस्मान मिर्ज़ा केस जो कि इस साल बल्कि ये मैं कहूँ कि अगर गुज़श्ता कुछ हफ़्तों के दौरान सामने आने वाला वो केस है जिसने सोशल मीडिया पर अपनी जगह भी बनाई और लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। उस्मान मिर्ज़ा बेसिकली एक ऐसा शख्स है जो कि किसी भी तरीके से लोग ये समझ रहे थे कि बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जो है वो नेटवर्क काम कर रहा और इसी तरीके से कई दीगर ख़बरें उसके हवाले से गर्दिश कर रही थी। उस्मान मिर्ज़ा इस्लामाबाद में एक फ़्लैट उसने ख़रीद रखा था जिसको वो रेंट पर भी दिया करता था और ज़ाहिर है कि दीगर शहरों से मुसाफिर भी आते हैं, वो यहाँ पर सफ़र भी करते हैं। उसके पास एक असद नामी लड़का काम करता था जो कि मेहनती भी था, मोटरसाइकिल भी उसके पास थी, कोशिशें करता था कि वो अपना कमीशन लेने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों तक जाए और उनको आगाह करे कि हमारे पास इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ उस्मान मिर्ज़ा और उसका भाई जो कि हाफिज़ है वो मिलकर इस चीज़ को जो है वो देख रहे थे और उसके साथ साथ इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो जो मैनेजर है उसके भी असद के साथ बेहतर ताल्लुकात थे इस पूरे वाक़े में। अब जिस दिन असद को की गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया पर बनी या उनकी जानने वाली ये जो खातून हैं जो कि अब ये कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ हैं, वो उनसे मिलने के लिए दूसरे शहर से इस्लामाबाद आती हैं तो असद इस मामले को डिस्कस करता है मैनेजर के साथ और मैनेजर उनको कहता है कि चूँकि फ़्लैट मौजूद है तो आप इसको ले सकते हैं और यूँ अब वो फ़्लैट असद को दे दिया जाता है। इसी असना में उस्मान मिर्ज़ा के भाई को इस फ़्लैट की ज़रूरत पड़ती है और वो आ जाता है फ़ौरी तौर पर कि मुझे ये फ़्लैट फ़ौरी तौर पर चाहिए, जिसके जवाब में मैनेजर उनको बताता है कि अभी तो ये फ़्लैट लग चुका है, मिल नहीं सकता, आप कल आइएगा। मालूम करने पर यानी उस्मान मिर्ज़ा का भाई इन्वेस्टिगेट करता है कि ये फ़्लैट किसके पास है। इस दौरान मैनेजर और उस्मान मिर्ज़ा के भाई की लड़ाई भी होती है और ये पता चलने पर कि असद जो कि उनका एक मामूली सा वर्कर है उसको ये फ़्लैट दिया गया है और उनकी फियांसी और वो इस फ्लैट में ठहरे हुए हैं। ये मालूम करने पर काफ़ी ज़्यादा सीखपा हो जाता है उस्मान मिर्ज़ा का भाई और वो फ़ौरी तौर पर उस्मान को कॉल करता है और उस्मान के पास उस फ्लैट की दूसरी चाबी थी और उसने तमाम तर अखलाकियात को साइड पर रखते हुए
उस फ्लैट में अपने दोस्तों समेत वो घुसा और उसके बाद का जो पूरा किस्सा है वो पूरी दुनिया के सामने है कि उन्होंने वहाँ पर क्या किया। 2.5 घंटे की एक फ़िल्म भी बनी, तशद्दुद भी किया गया, लड़की को भी मारा गया, लड़के को भी मारा गया, और वो सारा वाक़या जो है वो सामने आप लोगों के है। यही बात तो यहाँ तक ख़त्म हो जाती क्योंकि ज़ाहिर है कि इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत ना लड़की में थी ना लड़के में थी और ना ही इसको मंजर आम पर लाया गया। तो ये फिर वीडियो लीक कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मामले के पीछे। ये वीडियो इस तरह से लीक हुई कि उस्मान मिर्ज़ा ने ये वीडियो बनाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी, ये बताने के लिए कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग और मजबूत शख्स हूँ और देखें लोगों में कैसा खौफ है मेरे हवाले से, लोग कैसे डरते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ जब मैं चाहूँगा। ये वीडियो उस गर्लफ्रेंड को भेजने के बाद दोनों काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से मजाक भी करते रहे और दोनों जो मजबूर लड़का लड़की हैं उनका तमाशा भी बनाया गया काफ़ी हद तक। लेकिन इस लड़की ने, जो कि गर्लफ्रेंड थी उस्मान मिर्ज़ा की, उसने इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लिया और इसी असना में उस खातून ने उस्मान मिर्ज़ा के एक दोस्त से शादी कर ली जो कि उस्मान मिर्ज़ा को कबूल नहीं थी। लिहाजा उस्मान मिर्ज़ा ने अपनी साबिका गर्लफ्रेंड के जो मौजूदा शौहर हैं उनके साथ झगड़ा किया और उनको जेल तक पहुंचा दिया, जिस पर साबिका गर्लफ्रेंड ने उस्मान मिर्ज़ा की मिन्नतें भी की कि इस मामले को यहीं पर रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए। उस्मान मिर्ज़ा नहीं माने क्योंकि उनको लगता था कि वो अक्ल कुल भी हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत भी हैं। जिसके बाद खातून ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसको मामले को पुलिस ने भी दबाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि मीडिया ने इसको उठा लिया और सोशल मीडिया से ये मेजर टेलीविज़न स्क्रीन का एक किस्सा बना, यहाँ तक कि कौमी नशरियाती राब्ते के जो चैनल्स थे उन्होंने भी इस पूरे वाक़े को, इस पूरे इंसिडेंट को उठाया और यूं ये पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर तक गई। उस्मान मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करने के हवाले से दबाव बढ़ा, पुलिस को अपना किरदार मजबूरन अदा ही करना पड़ा। उस्मान मिर्ज़ा अरेस्ट हुआ और वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचा और यूं ये वीडियो उस गर्लफ्रेंड के हाथों। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब तक हमें अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी को तंग ना करना हो, परेशान ना करना हो, उसको ये बताना ना हो कि तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो, तब तक हम किसी दूसरे के लिए एक्शन लेने की कोशिश नहीं करते। ये खातून अगर चाहती तो वो कई महीने पहले ये वाक़या सामने आकर इस मामले को ना सिर्फ रिपोर्ट किया जा सकता था बल्कि उस्मान मिर्ज़ा जैसे जानवरों को बाकायदा तौर पर दोज़ख भेजा जा सकता था। पर चूँकि ऐसा नहीं हो सका, यही वजह है कि इन लोगों के हाथ खुले रहे और इन्होंने दीगर मज़लूमों को भी तंग किया, जिसकी तफसील हम आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ जी नूर मुक़द्दम की बात करते हैं। सारा वाक़या दुनिया के सामने है। 18 जुलाई का तस्करा हो, 19 जुलाई का तस्करा हो, 20 जुलाई का तस्करा हो, यानी ईद से एक दिन पहले की बात। नूर मुक़द्दम का घर से लापता होना, अपने वालिदैन को ये कहना कि वो दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हैं और फिर मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के फ्लैट पर पहुंचना। 2 महीने पहले इन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र 19 जुलाई को पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका रवाना हो रहा था क्योंकि वो अमेरिकन सिटीज़न है। जाफ़र ब्रदर्स ग्रुप सब लोगों के सामने है कि पैसा उनके पास कितना है और दौलत के बल पर वो क्या कर सकते हैं दुनिया के साथ। यही वजह है कि इस घमंड ने उनको इस रोब में मुब्तला रखा कि शायद उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अमेरिकन नेशनल हैं तो पाकिस्तान के कवानीन उनके साथ क्या कर सकेंगे। इसी ख्याल के तहत मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, हब्स बेजा में भी रखा, घर के अंदर बंद रखने के मामलात के अंदर जो सारा कुछ हुआ वो हम आप तक लेकर आए। यही वजह है कि नूर मुक़द्दम जिन्होंने पहली बिल्डिंग से छलांग लगाई, पहली मंजिल से छलांग लगाई उस घर की, मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की, जो कि F74 में वाक़ है उनका घर, वहाँ से, और जब वो नीचे गिरी तो उन्होंने चौकीदार की बहुत मिन्नतें की कि मुझे भाई बचा लो, किसी तरीके से ये शख्स मुझे मार देगा, लेकिन चौकीदार पत्थर की मूरत बना रहा। यही वजह कि आज वो अरेस्ट है। न जाने वो किस खौफ से हिला नहीं, लेकिन आज उसको वही तमाम तर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कत्ल की अयानत के जुर्म में। बहरहाल ये बड़ी बहस एक थी कि फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आने तक कि नूर मुक़द्दम को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। ये नहीं, एक्सटर्नल जितने भी टेस्ट हुए थे उसके बाद ये कहा गया था कि नूर मुक़द्दम को ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया गया, उनको तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के बाद उनको कत्ल किया गया। उनके चेस्ट पर भी 4 चाकू के जो है वो निशान देखे गए थे। फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जो कि आज सामने आई है उसके मुताबिक नूर मुक़द्दम को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। ये 12 घंटे बाद कैरी की गई फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट है, लेकिन तमाम DNA टेस्ट जो हैं वो मैच कर गए हैं मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र से, यहाँ तक कि आला कत्ल यानी कि वो जो चाकू है उस पर भी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की उंगलियों के निशान देखे गए। और आज की फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने, अब उनको मुल्ज़िम कहा जाए या उनको मुजरिम कहा जाए, एतराफ़ जुर्म तो वो कर चुके हैं, जेल में भी हैं और ज़ाहिर है कि उनकी सज़ा का जल्द तयन भी कर दी जाएगा। उनके वालिदैन को भी किसी सूरत जो है वो ज़मानत नहीं दी जा रही और इसी तरीके से घर के मुलाज़मीन भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। कुछ हवालों में ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे वाक़े में जब नूर मुक़द्दम चीखती चिल्लाती रही,
मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की जो बहन है वो घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। बेहिसी की इंतहा इस पूरे वाक़े में हमें दिखाई देती है और इंतहाई अफसोस भी होता है हमारी उस जनरेशन पर जो अपनी कदर नहीं करती और जो ये नहीं जानती कि उनका मकाम क्या है। इस्लामी इक़्तिदार से दूर होना भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात का शिकार होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ माशरा जिस आज़ादी के नाम पर बेराहरवी का शिकार हो रहा है उसकी तरफ भी हमें एक निगाह करनी होगी, क्योंकि ये हमारे घरों की बहनों बेटियों का मामला है और आने वाली जनरेशन, आने वाली लड़कियों को एक बेहतरीन माशरा देने की बात है। और अगर हम आज़ादी के नाम पर उनको गलत राहों पर जाने देंगे तो इस तरह के वाक़यात, कई नूर मुक़द्दम, कई उस्मान मिर्ज़ा के तशद्दुद का शिकार होने वाली लड़कियां हमारे सामने आती रहेंगी। कई मॉडल रुबाब जैसी ख़वातीन होंगी कि जिनकी बरहना लाशें घरों से बरामद की जाएंगी, क्योंकि वो अपने घरों से किस तरीके से डिस्कनेक्ट होती हैं, सारी दुनिया के सामने बात वाक़ई है। और बाद अज़ां ये बताना कि हमें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी, ये वालिदैन के लिए भी टू लेट हो जाएगा। इसलिए बर वक्त इक़दाम लें और अपने बच्चों की जानिब सही कदम उठाएं। और आखिर में बच्चों की बात हमने की है तो जुनैद सफदर की भी बात करते चलें। मरियम सफदर के बेटे जिनकी निकाह या शादी जो है वो तय पाई है सैफुर रहमान के साथ, सैफुर रहमान की बेटी के साथ, और ये लंदन में निकाह जो है वो किया जाएगा। अब निकाह तो हो रहा है, लेकिन मरियम सफदर ने एक इंतहाई इमोशनल एक स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको। उन्होंने शादी का कार्ड जो है जुनैद सफदर का शेयर किया है जो सोशल मीडिया उसके ऊपर, ट्विटर पर, और इस कार्ड को शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी वालदा जो हैं उनकी वफ़ात हो गई, मैं नहीं जा सकी उस वक्त भी, और मैं उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी। इसी तरीके से उन्होंने बड़ी इमोशनल जो जुनैद सफदर हैं उनकी शादी के हवाले से बात करते हुए कहा कि अब मैं अपने बेटे की खुशी में भी शिरकत नहीं कर सकूँगी, लेकिन मैं किसी सूरत इस हुकूमत से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मांगूंगी। ये कहना है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का, जिनके बेटे जुनैद सफदर की शादी की तारीख़ भी तय हुई है। और उसके साथ साथ चूँकि निकाह 22 अगस्त को रखा गया है आयशा सैफुर रहमान के साथ, तो अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा का या मरियम सफदर साहिबा का नाम जो है वो कंट्रोल एग्ज़िट लिस्ट में है, इस वजह से उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता या जाने नहीं दिया जा सकता। तो मोहतरमा का कहना है कि मेरे नाम ख़िलाफ़ जो है वो झूठे केसेस बनाए गए हैं ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। मैं इस हुकूमत से इजाज़त नहीं मांगूंगी किसी भी सूरत में। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ से गुफ्तगू की है और उन्होंने उनसे मशवरा करते हुए ये पूछा है कि मैं बाहर किस तरह से आऊँ। और अब ये कहा जा रहा है कि वकला के ज़रिए अदालत पर इस बात की पिटीशन दायर की जाएगी और मरियम जो है वो रिक्वेस्ट करते हुए 2 वीक की इजाज़त लेंगी कि वो बाहर जा सकें और अपने बेटे की शादी में शिरकत कर सकें। बाहर कोर्ट उनको इजाज़त देता है या नहीं, ये अदालती मामला है। ये कुछ अब तक की अपडेट्स थी जो हम तक लेकर आए। जाने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप तक भी हमारी वीडियोस पहुँचें और दीगर दोस्तों तक भी हमारा काम और हमारी मेहनत पहुँच पाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।